दोस्तों हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको यूजीसी नेट के 2012 से लेके 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो शुरुआत हम 2012 जून के एग्जाम से कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से जो अब आप कोर्स एक्सेस करोगे तो उसके अंदर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व आपको मिलेंगे। और दो तरीके के कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से एक 6 मंथ वैलिडिटी का कोर्स है, एक 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स है। कोर्स के अंदर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस, इसके अलावा चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको जो नोट्स हैं हार्ड कॉपी में वो आपके होम एड्रेस पे पहुंचा दिए जाएंगे। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करा देता हूं आज का टॉपिक जो है, जिसमें सबसे पहले यहाँ से हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2012 जून का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित 1 से 10 क्वेश्चनों को पढ़िए और उसके जो जवाब है वो आपको सही सही उत्तर में देने हैं। यानी एकाधिकार फर्म की सीमांत आय कीमत से कम होती है। देखिए इसके हिंदी और इंग्लिश 2 वर्जन हम बना रहे हैं। हिंदी मीडियम वाला ये वर्जन है, इसके अलावा एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इंग्लिश वर्जन में ये पूरी की पूरी वीडियो सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लिखा हुआ है कि एकाधिकारी फर्म की सीमांत आय कीमत से कम होती है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि एकाधिकार की स्थिति में जो हमारा आगम वक्र होता है वो इस तरीके का होता है AR, और MR इस तरीके का होता है, बिल्कुल हाफ ऑफ AR, इस तरीके का AR होता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मांग वक्र का ढलान नकारात्मक होता है। यानी कि इसकी वजह यह है कि जो मांग वक्र है इसका मतलब वो ऋणात्मक ढाल का होता है। ये बात सर बिल्कुल सही माना जाएगा। मैं आपको समझा देता हूं क्यों। मान लीजिए कि क्वांटिटी ले लेते हैं 1, 2 या प्राइस ले लेते हैं मान लीजिए 10, 9, 8 और 7। तो जब आपने प्राइस को लिया तो इसकी स्थिति में जो मांग वक्र का संबंध हुआ वो ऋणात्मक हुआ। इस केस में जब आप TR निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 10, 18, 24 और 28। और जब आप MR निकालोगे तो आप निकालोगे 10, 8, 6 और 4। और आप जानते हो कि जो प्राइस होता है वो AR के बराबर होता है, यानी कि 10, 9, 8, 7। तो टेक्निकली आपको ये समझना ये है कि AR भी ऋणात्मक ढाल का होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे AR भी गिर रहा है और MR भी गिर रहा है, लेकिन MR AR से नीचे होता है। तो इसका जो कारण है, जो मूल कारण है वो यही है कि एकाधिकार की स्थिति में दिस वन B, इसका जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो बिल्कुल बैठेगा B बैठेगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। हाँ अच्छा ऐसे होगा सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि घटिया वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र एवं एंजल वक्र रेखा कैसी होंगी। तो देखिए घटिया वस्तु की स्थिति में आय उपभोग रेखा और एंजल वक्र कैसा होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। हम जानते हैं कि आय जो है, आय के बढ़ने से अगर आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु की स्थिति में जो मांग है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। डायग्राम के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए जब हमारी आय 100 रुपये है तो ये हमारा LM कर्व है, इस पर इक्विलिब्रियम पॉइंट A है। अगर आय बढ़ जाती है तो अब क्योंकि वस्तु घटिया, देखिए बात को समझिएगा, वस्तु घटिया है। हम यहां पे मान लेते हैं कि X वस्तु जो है वो घटिया है, तो आय के बढ़ने से उपभोक्ता X वस्तु की मांग को क्या कर देगा? कम कर देगा। यानी कि इस स्थिति में जो ICC होगा वो इस तरीके का होगा, ऋणात्मक, बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। जब हम एंजल वक्र बनाएंगे तो एंजल वक्र कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आय 100 रुपये थी, तो 100 रुपये पे जो हम वस्तु यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए कर रहे थे 10, और जब आय बढ़कर हो गई 200 तो जो उपभोग है वो हमने वस्तु का क्या कर दिया, क्योंकि वस्तु घटिया है इसलिए वस्तु का उपभोग घटाकर कर दिया हमने 8। इसका मतलब इस स्थिति में जो मांग वक्र बनेगा, जो एंजल वक्र बनेगा वो ऋणात्मक ढालीय होगा।
तो घटिया वस्तु की स्थिति में आय उपभोग वक्र और एनर्जी वक्र रेखाएं नकारात्मक ढाल की होती हैं। देखिए ये धनात्मक ढाल नहीं है, धनात्मक ढाल तो ऐसा होगा, ये बैकवर्ड बाइंडिंग हो जाता है इस तरीके का, ठीक है जी, नकारात्मक ढाल ये हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के निम्न भूमिकाओं को में पर ध्यान केंद्रित किया। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के कुछ कार्य माने। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का विचार था कि मुद्रा का केवल एक ही काम है, वो विनिमय का माध्यम, यानी कि उन्होंने केवल मुद्रा को विनिमय का माध्यम का रूप में माना। अगर आप क्लासिकल मॉडल पढ़ते हो मनी का, तो आप जब मनी का पढ़ते हो तो आप इस तरीके से लिखते हो MV = PT, यानी कि इस फार्मूले में ये माना है कि मुद्रा का काम केवल ट्रांजैक्शन पूरा करना है, यानी कि केवल मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वितरण का काम नहीं करती, धन संपत्ति का काम नहीं करती। धन संपत्ति का काम तो करती मानना था जो इससे पहले जो थे वाणिज्यवादी विचारधारा उसके हिसाब से। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मुद्रा की मांग पूर्णतः ब्याज लोच निरपेक्ष है तो तरलता मुद्रा यानी कि LM वक्र किस तरीके का होगा। देखिए मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम जानते हैं कि जो LM इक्वेशन होती है वो होती है मुद्रा की मांग = KY - HI। क्वेश्चन में यहां पे ये बोल रहा है, अगर आप तो ठीक तरीके से पढ़ोगे, कि यदि मुद्रा की मांग पूर्णतः ब्याज लोच निरपेक्ष है, यानी कि ब्याज की लोच से पूर्णतः ब्याज लोच निरपेक्ष है, यानी इसका मतलब ब्याज की पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में मुद्रा की मांग केवल आय पर निर्भर करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इस स्थिति में जो LM वक्र होगा वो इस तरीके का बन सकता है। LM वक्र इस तरीके का दिखा रहा है कि ब्याज की दर का असर जो मुद्रा है उसकी शेप पे नहीं पड़ेगा, यानी कि मुद्रा की जो मांग है वो बिल्कुल इस तरीके से क्षैतिजाकार शीर्षाकार बनी रहेगी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो आंसर नंबर आएगा हमारा दिस वन खड़ी रेखा में होगी, ये वाला, ये बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि जो मांग वक्र होगा वो एकदम से खड़ी रेखा में ही होगा, कोई और कर्व ये लेकर नहीं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हेरोड-ओमर का आर्थिक विकास मॉडल निम्न में से संतुलन पर आधारित है। देखिए हेरोड-ओमर की मॉडल की बात करें, हेरोड-ओमर की मॉडल की बात करें तो हेरोड-ओमर का मॉडल बिल्कुल सिंपल कहता है कि जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट जो आती है, यानी कि जो अभी हमारी ग्रोथ रेट होती है, वो उसका फॉर्मूला उन्होंने बताया S/C। तो हम ये भी कह सकते हैं कि GCA किसके बराबर है, S के। यहां पर S का जो मतलब है वो होता है APC से और बराबर MPC के, यानी कि यहां पे उन्होंने माना कि S/Y जो है वो डेल्टा S/डेल्टा Y दोनों बराबर बराबर, यानी कि हम S/Y मान के चल रहे हैं इसको। C का मतलब यहां पे क्या है, C का मतलब है पूंजी में वृद्धि की दर, पूंजी में वृद्धि की दर। पूंजी में वृद्धि की दर का मतलब है डेल्टा K/डेल्टा Y। आप ये भी कह सकते हो I/डेल्टा Y। और G का मतलब होता है विकास दर, विकास की दर, ग्रोथ रेट, समवृद्धि दर, समवृद्धि दर, यानी कि डेल्टा Y/डेल्टा Y, ग्रोथ रेट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा Y/Y इंटू I/डेल्टा Y = S/Y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा Y से डेल्टा Y कट हो जाएगा और इस Y से ये Y कट जाएगा, अल्टीमेटली जो बचेगा वो I = S बचेगा। यानी कि उनका मानना था कि विकास के लिए बचत और निवेश का, यानी कि समृद्धि जो है वो बचत और निवेश के पर निर्भर करती है। तो हेरोड-ओमर पर आधारित आर्थिक विकास मॉडल में से संतुलन पर आधारित है। किस संतुलन पर आधारित है, आय सृजन और उत्पादन क्षमता पर निर्माण नहीं जी, आय और उपभोग संतुलन नहीं जी, निवेश एवं बचत संतुलन, तो किस पर निर्भर करता है, ये निवेश और बचत के संतुलन पर निर्भर करता है। 2012 जून में ये क्वेश्चन आया था कि किसी कर को उत्प्लाविता, मतलब इसको बोलते हैं बायोनेंसी, टैक्स बायोनेंसी की गणना करने हेतु हम निम्न पर विचार किस में करते हैं। देखिए मैं आपको टैक्स बायोनेंसी के बारे में बता देता हूँ। दो चीजें होती है, मान लीजिए आपकी GDP का लेवल है 100 और टैक्स कलेक्शन आ रहा है 50, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टैक्स GDP रेशो जो है, टैक्स GDP रेशो
वो हमारा है 0.5। ओके बच्चों, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 200 हो जाए और टैक्स रेवेन्यू बढ़कर 60 हो जाए, या चलिए मान लीजिए 100 हो जाता है, तो एक होता है टैक्स बायोंसी। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। और टैक्स इलास्टिसिटी का भी यही फार्मूला होता है, सेम फार्मूला होता है, परसेंट उसका भी फार्मूला सेम होता है। अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। लेकिन हम यहां पे समझते हैं कि जब जीडीपी चेंज होती है तो टैक्स रेवेन्यू चेंज होती है, सबको पता है। लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू वो दो वजह से चेंज हो सकती है। पहला कि जीडीपी चेंज हो गई, जीडीपी बढ़ने से टैक्स बढ़ा। दूसरा, गवर्नमेंट ने कोई डिस्क्रिमिनेटरी फिस्कल पॉलिसी यूज की, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई विवेकाधीन नीति का प्रयोग किया। विवेकाधीन नीति का मतलब है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट घटाया हो सकता है गवर्नमेंट ने बहुत सारे छापे मारे हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दिया हो कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा कराओगे तो आपकी जो ब्लैक मनी है उसको गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी। यानी कि गवर्नमेंट ने हो सकता है उपाय अपनाए हो। जो टैक्स बायोंसी है वो ये नहीं बताती कि किसकी वजह से जीडीपी में बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। हो सकता है कि वो जीडीपी बढ़ने की वजह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ा हो सकता है विवेकाधीन राजकोषीय नीति की वजह से बढ़ा हो। यानी कि जब हम दोनों ही इंपैक्ट को कंसीडर कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं टैक्स बायोंसी। और जब केवल और केवल एक चीज को कंसीडर किया जाता है, केवल इसको कंसीडर किया जाता है, सिर्फ इसको, विवेकाधीन राजकोषीय नीति को कंसीडर नहीं करते, तो उसको बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी। यानी कि फार्मूला सेम है, बस आपको याद रखना है कि जब हम टैक्स बायोंसी की बात करेंगे, कर की उत्पादकता की बात करेंगे, तो इसके अंदर विवेकाधीन परिवर्तन भी आएगा और स्वतः जो परिवर्तन हुआ है जीडीपी बढ़ने से वो भी आएगा। इसका मतलब इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो बैठेगा सी, क्योंकि इसके अंदर न केवल जीडीपी बढ़ने से जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ा उसको शामिल करते हैं, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई है, जो नीति अपनाई गई है, उसके द्वारा जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है उसको भी कंसिडर किया जाता है। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, दिमाग में रखना होना ही चाहिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति मापों में से कौन सा माप ऐसी खोज सामग्री के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा जिसमें चरों के मूल्यों का आकलन करना है। यानी कि हमें यह पता करना है कि अगर कोई रेंज दी है तो हमें सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उसमें जो माध्यिका है वो सबसे सटीक माना जाएगा, खासतौर पर तब जब हमें कोई सामग्री दी हुई है और उसके मिड वैल्यू के बारे में आकलन करना है। तो इस केस में जो हमारा सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो माध्यिका बैठेगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत तुलनात्मक लागत सिद्धांत किस कारण से होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत का जो आधार है रिकार्डो का, वो है मजदूरी लागत में अंतर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। रिकार्डो ने माना था कि दो देशों में श्रम की जो मजदूरी में अंतर होता है, क्योंकि जो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो पूरी तरीके से श्रम पर आधारित है। उन्होंने साधनों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में बात नहीं की। उन्होंने माना कि अगर श्रम की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो उत्पादन दुगुना हो जाएगा, और श्रम की मजदूरी दर में, श्रम लागत में अंतर होता है। इसीलिए एक देश जो है, ए देश जो है वो श्रम की इकाइयों को प्रयोग करके मशीन सस्ता बना पा रहा है, एक देश श्रम की इकाइयों का प्रयोग करके कपड़ा सस्ता बना पा रहा है। यानी कि श्रम लागत के अंतर की वजह से ही मजदूरी होती है, ऐसा मानना था। जो आपके कह सकते एक तरीके से जो विचार है, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो गया। 9 क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि 2004-05 में निर्धनता रेखा के नीचे व्यक्तियों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक थी। बच्चों सबसे ज़्यादा जो संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, और अगर परसेंटेज की मामले में बात करें तो बिहार आएगा। आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है गरीबों की वो उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो बिहार में। हालांकि अब जब आप डेटा है, ये तो 2004-05 का है, लेटेस्ट डेटा आप जरूर पढ़ के जाएं। हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको लेटेस्ट डेटा जो है वो मिल जाएगा। 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण घटक है। देखिए भारत निर्माण के बारे में आपको बता देता हूँ।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि भारत निर्माण योजना जो है वो 16 दिसंबर 1995 में लागू की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको लागू किया और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था ग्रामीण क्षेत्रों का आधारभूत ढांचे का विकास। इसके अंदर आती है ग्रामीण आवास, इसके अलावा सिंचाई के जो साधन है, सिंचाई क्षमता का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, पेयजल की व्यवस्था करना और ग्रामीण दूरसंचार की व्यवस्था करना। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ग्रामीण आवास इसके अंदर आता है, ग्रामीण विद्युतीकरण इसके अंदर आता है, ग्रामीण टेलीफोन सेवा कि दूरसंचार पहुंचाना ये भी शामिल था। जो नहीं शामिल है वो है कृषि आधारित उद्योग। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर माना जाएगा वो सबसे सी माना जाएगा, यानी इसके अंदर कृषि आधारित उद्योगों को शामिल नहीं किया गया, ये इसका घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ जाते हैं। 11वें में आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। जो कुछ आपको कूट दिए गए उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि विकुचित मांग वक्र रेखा में संकुचित विंकुचित बिंदु दर्शाता है। देखिए विंकुचित मांग वक्र क्या है, मैं आपको बना के दिखाता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। विंकुचित मांग वक्र ओलिगोपॉली में पाया जाता है और इस तरीके का मांग वक्र बन जाता है, किंग डिमांड कर। इस पॉइंट पर क्वांटिटी हमारी Q है, प्राइस P है, इस पर हमारा जो मात्रा है वो दृढ़ पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर बदलने की टेंडेंसी नहीं होती और इसके अंदर भी हमारी जो कीमत है वो भी दृढ़ होती है। इसका मतलब इसके अंदर भी बदलने की टेंडेंसी नहीं होती है, यानी कि अगर विंकुचित मांग वक्र है तो विंकुचित मांग वक्र में आपकी कीमत भी स्थिर रहेगी, मात्रा भी स्थिर रहेगी, क्योंकि कीमत और मात्रा दोनों ही स्थिर रहती हैं। इसलिए अनम्य कीमत और अनम्य मात्रा ये इसका सबसे सटीक आंसर है। तो ये वाला जो है 11 का ए वो बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अदायगी घाटा यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बकाया को निम्न प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके हमारे प्रत्यक्ष तरीके हैं, कुछ अप्रत्यक्ष तरीके हैं। इसमें से आयात नियंत्रण करके, निर्यात में वृद्धि करके, विदेशी मुद्रा विनिमय का नियंत्रण करके और अवमूल्यन करके, चारों ही तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इसके अंदर जो उपरोक्त सभी आएंगे जिसमें वही सही माना जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाएगा तो बी पॉइंट बिल्कुल सही है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोक निर्माण लोक ऋण का के भार संबंधी समस्या पर किसने विचार किया। बच्चों देखिए यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि इन चारों के द्वारा ही विचार किया गया था। हालांकि जब आप इसका आंसर की देखोगे तो आंसर की में ये वाला जो ऑप्शन है सी वो सही है, यानी कि लर्नर और हैंसन। लेकिन बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि पीगू ने भी लोक ऋण संबंधी अपने विचार दिए हैं और डोमर ने भी दिए हैं। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें चारों के विचारों के बारे में हम एक डिस्कस करेंगे कि आखिरकार लोक ऋण के बारे में चारों ने अपने में क्या विचार दिए। ये वीडियो तो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल ही जाएगी। तो फिलहाल इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन सी इसका सबसे सटीक आंसर बुक्स में या आप कह सकते हो आंसर की में लिखा हुआ है। राजकोषीय नीति के संबंध में सरकारी निर्णय से निम्न संबंधित है। देखिए राजकोषीय नीति किससे संबंधित है मैं आपको एक बार बता देने की कोशिश करूंगा। देखिए जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं ना तो राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हमने समझाए हुए हैं। राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हैं। एक तो है कर, दूसरा है सार्वजनिक व्यय, तीसरा है घाटे की वित्तीय व्यवस्था और चौथा है सार्वजनिक ऋण। तो ये 4 ऐसे औजार हैं जिसका प्रयोग राजकोषीय नीति के रूप में सरकार कर सकती है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए एक बार हम पढ़ लेते हैं। कराधान, तो कराधान इसके अंदर आएगा ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा राजकीय ऋण, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। राजकीय व्यय, बिल्कुल ठीक बात है। और राजकीय कर्ज, ये चारों ही बातें इसके अंदर आ गई हैं। हालांकि ऋण और कर्ज तो एक ही बात है। तो इसके अंदर जो 14 का सबसे सटीक आंसर बैठ रहा है 1 2 3 4 उपरोक्त सभी बैठ रहा है। तो इसका जो 14 का आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा क्या कह सकते एक तरीके से डी। बात करें बच्चों 15 की, एचडीआई के बारे में बात की गई है। आपको एचडीआई के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता रखा है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 2010 से पहले और 2010 के बाद एचडीआई निकालने की विधि में अंतर आया है। अगर हम 2010 और 2010 के बाद दोनों में ही देखें, ये पहले
और बाद। हालांकि पहले अर्थमेटिकल मीन लगता था, अब ज्योमेट्रिक मीन लगता है। तो 3 इंडेक्स हैं जो निकलते हैं। पहला इसके अंदर आता है जो आपकी पर कैपिटा जीडीपी है, जीएनआई पर कैपिटा। इसके अलावा आपकी जो एक तरीके से आप कह सकते हो, एक तरीके से आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये भी इसके अंदर आता है। और साथ ही साथ इसके अंदर आता है एजुकेशन इंडेक्स। तो 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। देखिए, जन्म के समय आयु की संभावना ये है इसके अंदर, जैसा कि हमने यहां पे बताया हुआ है। इसके अलावा वास्तविक जीडीपी प्रति व्यक्ति ये भी है, जैसा कि हमने यहां पे बताया हुआ है। इसके अंदर शिशु मृत्यु दर नहीं आती है, शिशु मृत्यु दर आती है पीक्यूएलआई में, और अस्वस्थता भी नहीं आती है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड को जो सही करने वाला होगा ए, वही बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि 15 का ए ही बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16 है, असंतुलित विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, असंतुलित विकास और संतुलित विकास 2 विचारधाराएं हैं। संतुलित विकास मॉडल ये मानता है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास करना चाहिए, और असंतुलित विकास जो है वो ये मानता है कि जो विकास है, असंतुलित विकास का मतलब है कि एक बार एक क्षेत्र में विकास करो, उसके बाद दूसरे क्षेत्र में विकास करो। तो संतुलित विकास के जो सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं वो है नकड़से। नकड़से के बाद रॉजस्टीन रोडान ने भी जो बड़े धक्के का सिद्धांत है उसमें ये बताया कि जिस तरीके से कार को धक्का मार के कार को आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरीके से एक साथ अपनी सारी ताकत अर्थव्यवस्था में लगा देनी चाहिए। हालांकि जो हर्समैन थे वो इसके विरोधी रहे। उनके हिसाब से पहले सामाजिक ऊपरी ढांचे में विकास करोगे तो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी का विकास हो जाएगा, या डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आप निवेश करोगे तो आपका जो आधारभूत ढांचा है उसका विकास हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो हर्समैन है नंबर 1, आप याद रखिएगा, वो सबसे बड़े समर्थक रहे हैं असंतुलित विकास के। तो आप क्या कीजिएगा कि जहां पे हर्समैन नहीं है वो सब हटा सकते हैं हम, यानी कि फर्स्ट जिसके अंदर नहीं है वो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा सेकंड ठीक है या थर्ड ठीक है। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूं कि सोलो जो हैं वो कभी भी ये नहीं कहते, उनका जो बेसिकली मॉडल है वो हमारा एक तरीके से डायनामिक मॉडल है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये नकड़से तो हमारे संतुलित विकास की बात करते हैं, और ये हमारी पूरी तरीके से ग्रोथ मॉडल उनका अलग है। तो सिंगर जो हैं, प्रेसिव सिंगर, उनका जो मॉडल है वो हमारा असंतुलित विकास मॉडल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो बैठेगा 1 के साथ 3, यानी कि इसके हिसाब से डी ऑप्शन जो है 16 का डी, यही आंसर सबसे सटीक है। तो 16 का डी आंसर आप क्लिक कर लीजिएगा। 16 का डी जो है वो आपको बताना है। अगला, आर्थिक समृद्धि में हेराडोमर मॉडल, हेराडोमर में 3 प्रकार की समृद्धि मॉडल की बात करती है, वांछनीय वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो वांछनीय वृद्धि दर है और प्राकृतिक वृद्धि दर है, यानी कि 7 में 1 और 4 जिसके अंदर आएंगे, 1 और 4 डी के अंदर आ रहे हैं, तो इसका भी सटीक आंसर डी बैठेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। देखिए, बेसिकली आपको याद रखना है कि जब तक आपकी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगी, इन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है। पहले आप सब्जेक्ट की नॉलेज दो। आप ये भी कर सकते हो कि पहले आप ऊपरी तौर पर सारी चीजें तैयार करो, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर में जाके, जैसे आप मान लीजिए केंज का सिद्धांत आया, तो अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेस्ट ये रहेगा कि केंज के सिद्धांत की एक बार पहले वीडियो देख के फिर दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। टाइम लगेगा। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, जितनी बार आप तैयारी करोगे उतना ही आप और एग्जाम क्लिक करने के पास पहुंच जाओगे। तो केंज का सिद्धांत में मुद्रा का परिकल्पना मांग पैदा होती है। देखिए, केंज का जो सिद्धांत है, केंज की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। केंज की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो इस तरीके से बताती है, इस तरीके से। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में तरलता जाल की स्थिति है। उनका यह मानना है कि लोग मुद्रा की मांग जो करते हैं, मुद्रा की जो मांग है वो 3 कारणों से करते हैं। सट्टा उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए, और प्रिकॉशनरी, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं उसको, सौदा उद्देश्य के लिए। ये तो हो गया। तो उन्होंने माना कि जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो ब्याज दर पर निर्भर करती है। जब बॉन्ड की कीमत बहुत ऊंची होती है,
बॉन्ड की कीमत ऊंची होती है तो इसका मतलब है ब्याज दर नीची होगी, तो लोग क्या करेंगे, कैश की डिमांड कम अधिक करेंगे, यानी कैश को ज्यादा रखेंगे हाथ में। लेकिन जब बॉन्ड की कीमत नीची हो जाएगी, यानी कि वो ब्याज की दर ऊंची हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, कैश को कम होल्ड करेंगे। बेसिकली ये उनकी पूरी की पूरी थ्योरी है जो मैंने आपको समराइज कर दिया, हालांकि डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उनका कहना है कि भविष्यकालीन ब्याज दरें संबंधी अनिश्चितता, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भविष्य में ब्याज दर अनिश्चित है इसलिए लोग मुद्रा को अपने पास रखते हैं। इसके अलावा ब्याज दर में परिवर्तन और बॉन्ड की कीमतों में के बीच में संबंध होता है, ये भी बात ठीक है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। तो केज के सिद्धांत में मुद्रा का परिकल्पनात्मक मांग पैदा होती है। किस लिए पैदा होती है? जो हमारी स्पेकुलेटिव डिमांड है वो इन दो कारण से पैदा होती है, यानी कि इसका अंदर फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ का ऑप्शन बी में आ रहा है, इसका मतलब इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो बी बैठेगा। 19 क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि केवल मिल्टन फ्राइडमैन के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि मिल्टन फ्रीडमैन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार उपभोक्ता खर्च का स्थायी घटक किस पर निर्भर करता है। मैं आपको बता देता हूं कि मिल्टन फ्रीडमैन का हमने पढ़ा हुआ है स्थायी आय परिकल्पना, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, आप चाहो तो वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हो, जिसमें हमने आपको बताया है कि जो थ्योरी कंक्लूजन ये करती है कि जो ट्रांजिटरी कंजम्पशन है या ट्रांजिटरी इनकम पे डिपेंड करता है, और जो परमानेंट इनकम है वो परमानेंट कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। यानी कि जब तक आपकी इनकम अनिश्चित इनकम निश्चित इनकम में नहीं बदल जाती, जब तक आपकी ट्रांजिटरी परमानेंट इनकम में नहीं बदल जाता, तब तक आपको वो कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। यानी कि मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार उपभोक्ता का खर्च स्थायी घटक किस पर निर्भर करता है, यानी जो आपका परमानेंट कंजम्पशन है, ये मिल्टन फ्रीडमैन का विचार है, परमानेंट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। यही लास्ट का कंक्लूजन है बच्चों। आप चाहो तो वीडियो के माध्यम से भी यही देखोगे, नोट्स के माध्यम से भी यही देखोगे। तो इसके हिसाब से जो आंसर है वो केवल अस्थायी है, ये वाला तीसरा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। भारत के योजना आयोग का हाल में ही निर्धन रेखा क्या माना है? देखिए, योजना आयोग ने जो निर्धनता रेखा मानी है वो मानी है 1000 रुपये शहरों में प्रति व्यक्ति पर मंथ और 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये मंथली मासिक है और आपको प्रतिदिन निकालना है। तो हालांकि डिवाइड 30 से करना चाहिए, लेकिन इन्होंने 31 से डिवाइड कर रखा है। तो आप क्या करोगे, 1000 को 31 से डिवाइड कर देना और 816 को 31 से डिवाइड कर देना। तो जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा आपका, इसमें से मैं आपको बता देता हूं, वो बैठेगा 26 रुपये गांव में और 32 रुपये शहरों में। यानी कि शहरी क्षेत्र में 32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार से यही बात मानी गई है। यानी कि भारत में योजना आयोग ने हाल में ही जो रिपोर्ट निकाली थी, यानी कि 2011 में निकली थी शायद ये रिपोर्ट, उसके हिसाब से 26 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और 32 रुपये शहरी क्षेत्रों में जो उपभोग है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, उसे निर्धनता रेखा माना गया। इसका मतलब दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा सी में सही है, तो इसका मतलब जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा वो सी बैठेगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर सकते हो। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है, क्योंकि यही बात पे डिपेंड करेगा कि आप सही है कि गलत है। सबसे पहले गिफिन वस्तु, गिफिन विरोधाभास वास्तविक संसार में कम घटित होता है, बिल्कुल सही बात है। हमने देखिए इस तरीके से समझिए, ऐसे समझिए, ये घटिया वस्तुएं और ये है हमारी गिफिन वस्तुएं। तो अभी तो हम कहते हैं कि सभी गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तु होती है, पर सभी घटिया वस्तु गिफिन वस्तु नहीं होती। इसका मतलब ये घटना कम ही घटित है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। तर्क क्या है? इसका तर्क कुछ और है। तर्क इसका ये है कि गिफिन वस्तुओं के केस में जो आय का बड़ा हिस्सा हम ऐसी वस्तुओं पे खर्च कर रहे होते हैं, यानी कि इस स्थिति में अगर गिफिन वस्तुओं की बात करें, मैं आपको गिफिन वस्तुओं का एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूं।
मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया, और ये मान लीजिए हमारा सी पॉइंट है। सी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये हमारा नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है, और ये हमारा इनकम इफेक्ट है। यानी कि इसमें ऋणात्मक आय प्रभाव ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। जिन वस्तुओं का उचित प्रतिस्थापन उपलब्ध होते हैं उन घटिया वस्तुओं को कम परिभाषित किया जाता है। देखिए ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब जिन वस्तु, इसका प्रतिस्थापन की वजह से ये नहीं होता, बल्कि आय की वजह से इसका होता है आंसर, इसका गिवन वस्तुओं का। इसलिए ए तो सही है परंतु आर गलत है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है सी, यही ऑप्शन आपको चुनना होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। उपभोग के जीवन 22 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में लिखा हुआ है कि उपभोग के जीवन चक्र सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के उपभोग का स्तर उसकी मौजूदा आय पर ही निर्भर नहीं करता, वरंतु दीर्घकालीन अपेक्षित आय पर भी निर्भर करता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर मैं आपको जीवन चक्र परिकल्पना के बारे में बताऊं तो इसका मतलब है कि जो उपभोग है, उपभोग जो है वो संपूर्ण जीवन की प्रत्याशित आय का फलन है। यानी कि इस थ्योरी का यह मानना है कि एक व्यक्ति की जो आय है, कितनी आय होगी उसका फलन है। अब देखिए आमतौर पर यह होता है क्या है कि इस तरीके से हमारी आय बनती है और उपभोग इस तरीके का होता है। यानी कि आपकी जो आय है वो कम रहेगी शुरुआत में, मान लीजिए 18 साल तक आपने कमाई नहीं की, ये आपका 65 साल के बाद आपकी इनकम कम होगी, लेकिन फिर भी आपका खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, बचत की हुई है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, डिटेल वीडियो आपको मिली जाएगी हमारी एप्लीकेशन में। उपभोग का जीवन चक्र सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के उपभोग का स्तर उसकी मौजूदा आय पर ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन उपेक्षित आय पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने जीवन काल में प्रत्याशित आय के आधार पर ही अपने खर्च का पैटर्न तैयार करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर उसको लगता है कि भविष्य में उसकी आय बढ़ने वाली है तो उसी बढ़ी हुई आय पर पैटर्न करेगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि 22वीं का डी आंसर जो है वो बिल्कुल सटीक माना जाएगा। यानी कि अगर आपको चूज करना हो तो 22वीं का डी आप चूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रभावी मांग का संपत्ति के अधिक समान वितरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। प्रभावी मांग को संपत्ति के अधिक समान वितरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। प्रभावी मांग के लिए जरूरी है कि संपत्ति का समान वितरण हो, क्योंकि जब आप अमीर से पैसा लेके गरीब को दे देते हो तो जो उपभोग की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अधिक मात्रा में उपभोग करता है। मतलब जो टेंडेंसी है, जो परसेंटेज है खर्चे का, 30 अथवा 40 इकाइयाँ जिसकी औसतन 1 लाख और 5 लाख रुपए के बीच है, द्वारा एक व्यक्ति की तुलना में जिसकी आय 10 लाख है अधिक खर्च किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अगर मान लीजिए एक व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है और एक व्यक्ति की इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है, ठीक है जी, और एक व्यक्ति की इनकम मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तो ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए अपनी इनकम का 100% खर्चा कर रहा है, ये मान लीजिए 80% खर्चा कर रहा है, ये 60% खर्चा कर रहा है। अगर आप इससे पैसा लेकर इसको दे दोगे तो ये खर्चा जो है 90% करेगा और ये 50% करेगा, यानी कि 70% करेगा। अल्टीमेटली कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका आय बढ़ाते हो तो वो कम खर्चा करेगा और इसकी आय बढ़ाती है तो वो ज़्यादा खर्चा करेगा। यानी कि प्रभावी मांग को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आय का वितरण समान हो, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति है वो कम खर्चा करता है और गरीब व्यक्ति ज़्यादा खर्चा करता है औसत रूप में। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है भी। तो 23 का जो बी पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। 24 पर आ जाते हैं। 24 कह रहा है 2004-05 से 2007-08 के दौरान
भारत में वित्तीय एकाग्रता जो फाइनेंशियल आपकी इंटीग्रिटी है उसको में दिखाई दी है। इस अवधि में कर राजस्व में उछाल आया। तो बच्चों ये दोनों ही सही हैं, तो इसका भी सही है और ये भी सही है, यानी कि 24 का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में कर राजस्व में वृद्धि हुई। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से हम। देखिए K/L अनुपात समय पाकर संतुलित अनुपात की दिशा में समायोजित बैठा लेगा। बिल्कुल सही बात है। K/L का मतलब होता है पूंजी श्रम अनुपात, पूंजी श्रम अनुपात। अगर कभी इसमें चेंज आता है तो ये संतुलन की अवस्था में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। मान लीजिए आप एक कर्व बना रहे हैं, ये IQ है हमारा, अगर IQ ऊपर जाता है तो दोनों ही बढ़ेंगे, क्योंकि उत्पादन में तकनीकी गुणांक परिवर्तनशील होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन करोगे तो आपके दोनों ही साधन परिवर्तनशील होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है भी। इसका मतलब इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो बैठेगा 25 का बी। बाकी के ऑप्शन हट गए लेकिन अल्टीमेटली आंसर यही बैठेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन आपको लिए सॉल्व किए। ये वीडियो अभी कंटिन्यू करेगी, जो कि आपको पूरी वीडियो हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आप एक्सेस कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।